गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 1 कुछ और भी दूँ इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। इसमें की एक पंक्ति को हम पहले ही पढ़ चुके थे। आज आगे की पंक्ति को पढ़ेंगे। कुछ और भी दूँ इस कविता के कवि हैं श्री रामावतार त्यागी जी। श्री रामावतार त्यागी जी की यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है, पर इतने से ही उसका मन संतुष्ट नहीं होता है। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ और अर्पित करने की उत्कट चाहत है। उसके मन में राष्ट्र के पल में राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहत है। स्वयं को अकिंचन मानते हुए भी कवि अपने हर भाव, चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित है और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इस कविता के भाव को आज हम समझेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़ रही हूँ और फिर उसके भाव को समझाऊंगी। भांज दो तलवार को लाओ न देरी, भांज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। ठीक है, ये हुआ पंक्ति। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले संदर्भ को आपको वैसे ही लिखना है जैसे इससे पहले लिखे थे। आपको मैंने बताया था जो पाठ रहेगा उसमें उस पाठ का नाम और कवि का नाम जो रहेगा वही पूरी पद्यांश में उसका संदर्भ होगा। तो इस पद्यांश का संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद्यांश जो है कुछ और भी दूँ से लिया गया है और इसके कवि हैं श्री रामावतार त्यागी जी। अब इसमें प्रसंग क्या होगा। प्रसंग में यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट किया है, अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। कवि कहते हैं कि भांज दो तलवार को लाओ न देरी, जल्दी से बिना देरी किए मेरी तलवार को तेज़ धार करके, भांज दो तलवार को मतलब कि क्या बोल रहा है, तलवार को तेज कर दो, तलवार की जो धार है उसे तेज कर दो, है ना। जल्दी से बिना देर किए मेरी तलवार को मुझे ला करके दे दो और मेरी कमर में, है ना, और मेरे कमर में यहाँ पर बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। और क्या कह रहा है, और मेरी कमर पर ढाल को कसकर बांध दो। जल्दी से बिना देरी किए तलवार को तेज़ धार करके मुझे ला कर दे दो और मेरी कमर पर ढाल को कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल मतलब मस्तक, भाल यानी क्या होता है, मस्तक, है ना। तो मेरे मस्तक पर मातृभूमि के चरणों की धूल का तिलक लगा दो, मेरे मस्तक पर मातृभूमि के चरणों की धूल का तिलक लगा दो। ठीक है, मेरे मस्तक पर मातृभूमि के चरणों की धूल का तिलक लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, है ना, तिलक लगा दो और मेरे सिर पर जिससे उनका आशीर्वाद जो है सदा बनी रहे, है ना, जिससे मेरे सिर पर उसके आशीर्वाद की छाया जो है सदा बनी रहे। वह मातृभूमि के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने के लिए कह रहा है और उस धूल को लगाने से
मातृभूमि के चरणों का धूल जो है अपने मस्तक में लगाएगा तो उसको वह अपने मस्तक पर आशीर्वाद की भांति समझता है ना। उसके बाद आगे देखिए, जिससे युद्ध भूमि में मेरी रक्षा हो सके। माता का आशीर्वाद रहेगा तो उसके युद्ध भूमि में उससे उसकी रक्षा होगी, है ना। हे मातृभूमि, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित। हे मातृभूमि, मेरे सपने, मेरे जिज्ञासाएं और आयु का क्षण क्षण समर्पित, और मेरी आयु का एक एक पल आपको अर्पित करता हूँ। मेरी आयु का एक एक पल अर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेरी यह इच्छा है कि यदि मेरे पास इसके अलावा भी अगर कुछ और भी होता तो उसको भी मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर देता। मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर देता। कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे तत्काल तेज़ धार युक्त तलवार ला कर दे दो, मेरे कमर पर ढाल को कसकर बांध दो, मेरे मस्तक पर मातृभूमि के चरणों की धूल को लगा दो, जिससे उसके आशीर्वाद की छाया जो है सदा बनी रहे, और मेरे सपने, मेरे प्रश्न, मेरे आयु का एक एक पल मातृभूमि को समर्पित है। अब आगे की पंक्ति देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है। आगे की पंक्ति मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन, क्षमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन, क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, निड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये हुआ पंक्ति, और इस पंक्ति का यहाँ पर प्रसंग इस प्रकार से होगा। इस पद्य में जो है कवि ने मातृभूमि की रक्षा के लिए परिवार से मोह का बंधन त्याग करने की बात कही है ना। मातृभूमि की रक्षा के लिए परिवार के मोह का बंधन त्याग करने की बात कही है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हूँ। वह अपने आप को तैयार करता है युद्ध भूमि में जाने के लिए, है ना। अपने आप को तैयार करता है युद्ध भूमि में जाने के लिए, और अपने माया मोह के बंधन को, अपने माया मोह के बंधन से वह मुक्त होना चाहता है। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, है ना। तो वह जो है युद्ध भूमि के लिए, युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार होता है और अपने मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहता है, और मुक्त होना चाहता है, इसलिए वह क्षमा मांग रहा है। क्षमा मांगते हुए कह रहा है ना, उनसे अपने जितने भी परिवार हैं, अपने मोह माया के जो भी रिश्ते हैं, उनसे वह बंधन को वह तोड़ रहा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए वह अपने आप को समर्पित कर रहा है। इसलिए अपने मोह के बंधन को त्यागने के कारण से अपने परिवार वालों से, अपने सगे संबंधी जो भी हैं, उनसे वह क्षमा मांग रहा है। गाँव मेरे द्वार घर आंगन, क्षमा दो। वह किनसे क्षमा मांग रहा है कि मेरे गांव, घर, आंगन और द्वार, है ना, यानी कि द्वार बोल रहा है, यानी कि घर के दरवाजे, मुझे क्षमा करना। अपने गांव, अपने घर, आंगन और घर के दरवाजे, सभी से वह क्षमा मांगता है, क्योंकि आज जो है वह अपने आप को, है ना, मोह के रिश्ते से दूर कर रहा है, अर्थात मोह के बंधन का वह त्याग कर रहा है, सभी रिश्तों का त्याग कर रहा है। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। हे मातृभूमि, मेरे दाहिने हाथ में, सीधे हाथ मतलब दाहिने हाथ में तलवार दे दो। और क्या कह रहा है? बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो और बाएं हाथ में तिरंगा झंडा दे दो। बाएं हाथ में जो है तिरंगा झंडा दे दो, मतलब राष्ट्र ध्वज को मुझे दे दो।
जिससे शत्रुओं को हराकर विजय पताका लहराते हुए आगे बढ़ता जाऊं। जिससे शत्रुओं को हराते हुए विजय पताका लहराते हुए आगे बढ़ता जाऊं, है ना। ठीक है, एक बार और बता दे रही हूँ। कवि जो है अपने मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहता है ना, और अपने मोह माया के बंधन से मुक्त होगा तभी वह मातृभूमि की रक्षा कर पाएगा, है ना। उसकी रक्षा के लिए उसे पहले अपने परिवार के बंधन से मुक्त होना आवश्यक है। इसलिए वह आज अपने माया मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता है, और उनसे मुक्त होने के लिए वह युद्ध भूमि में जाने के लिए जब तैयार हो रहा है तो उन सबसे वह क्षमा याचना कर रहा है। और इसके लिए वह अपने गांव से, अपने घर से, अपने घर के आंगन से, अपने घर के दरवाजे से यानी कि द्वार से, हर एक वस्तु से वह क्षमा याचना कर रहा है। वह सीधे हाथ में तलवार मांग रहा है। आज मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ध्वज को थमा दो अर्थात तिरंगे झंडे को थमा दो। ये सुमन लो यह चमन लो, ये सुमन लो यह चमन लो। अब यहाँ पर ये सुमन लो ये चमन लो से क्या तात्पर्य है? ये सुमन लो ये चमन लो से मतलब है इस भारत देश रूपी बगीचे के नागरिक, है ना। इस भारत देश में जो भी, पूरा भारत देश है और उसमें जो भी नागरिक हैं वो भारत देश को बगीचे के समान बताया जा रहा है, और उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उसको फूल कहा जा रहा है। ये सुमन लो यह चमन लो कर रहा है तो भारत देश को, भारत देश रूपी बगीचे को यानी कि भारत देश को बगीचा कहा रहा है, और नागरिक रूपी प्रत्येक फूल को यानी कि नागरिक जो है वह फूल है ना। और क्या कह रहा है? चमन लोग नीड़ का तृण तृण समर्पित, और देश रूपी घोंसले के तिनके के रूप में आपको अर्पित है। और ये पूरे देश को वह घोंसला कह रहा है ना। नीड़ का तृण तृण समर्पित, जो नीड़ यानी घोंसला होता है, तृण तृण यानी क्या होता है? तिनका यानी कि जो घोंसले का एक एक तिनका होता है। चिड़िया जिस प्रकार से घोंसला बनाती है तो उसमें एक एक तिनके से बनाती है ना, तो वैसे ही हमारा जो देश है, देश रूपी देश को चिड़िया के घोंसले के समान बताया जा रहा है। यहाँ पर देश रूपी घोंसले के जो तिनके रूप में आपको घोंसले को मैं तिनके के रूप में आपको अर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेरी यह इच्छा है कि यदि मेरे पास इसके अलावा भी अगर कुछ होता तो उसको भी मैं आपको अर्पित कर देता। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ। यहाँ पर इस पंक्ति का संदर्भ होगा, इस पद्य में कवि मातृभूमि की रक्षा के लिए परिवार के मोह का बंधन त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और उसके बाद में व्याख्या यहाँ पर इस प्रकार से होगा। कवि कहते हैं कि मैं अपने समस्त रिश्ते से, समस्त मोह के बंधन से आज क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे अपने मोह का रिश्ता उनसे त्याग रहा हूँ। मैं भारत माता की सेवा में उनकी रक्षा के लिए निकल पड़ा हूँ। मैं युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आज अपने गांव से, अपने घर से, अपने घर के आंगन से, अपने घर के द्वार से, प्रत्येक हर एक वस्तु से उनसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद में वह कह रहा है कि आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। आज मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में राष्ट्र ध्वज को दे दो, जिससे मैं शत्रुओं को हराकर विजय पताका लहराते हुए आगे बढ़ता जाऊं। जब वह शत्रुओं को हराते हुए आगे बढ़ता जाएगा तो जहाँ जहाँ वह विजय प्राप्त करते जाएगा, है ना, जहाँ जहाँ अपने विजय प्राप्त करते जाएगा वहाँ वहाँ पर तिरंगे झंडे को लहराता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए कह रहा है कि आज सीधे हाथ में तलवार दे दो ताकि मैं दुश्मनों का सामना करता जाऊं, और बाएं हाथ में जब वह राष्ट्र ध्वज को लेकर के आगे बढ़ेगा तो जहाँ जहाँ वह दुश्मनों पर विजय पाते जाएगा तो वहाँ पर अपना राष्ट्र ध्वज को लहराते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ये सुमन लो यह चमन लो, इस दिन देश रूपी बगीचे के नागरिक रूपी प्रत्येक फूल
और देश रूपी घोंसले के तिनके के रूप में आपको अर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अगर इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और भी होता तो उसको भी मैं आपकी सेवा में अर्पित कर देता। तो ये हुआ इसका भाव। अब आपको इस कविता के भाव अच्छे से समझ आ ही गया होगा। मैंने आज पूरी कविता को आप लोग को समझा दिया है। अब पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। कवि देश के लिए अपना सर्वस्व क्यों न्यौछावर करना चाहता है? तो आप लोग कविता तो पढ़ ही चुके हो। वह सर्वस्व क्यों न्यौछावर करना चाहता है? क्योंकि उस पर भारत माता के बहुत अधिक कर्ज हैं। भारत माता के उस पर बहुत अधिक कर्ज हैं, इसलिए वह अपना सर्वस्व जो है देश पर न्यौछावर करना चाहता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको जितनी भी कविताएं बताई हैं उसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे।